नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग आज होने वाली है और अब से थोड़ी ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। कई दिग्गजों की दांव साख पर है। आपको हम बता दें कि महायुति और एमवीए में मुख्य मुकाबला है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 288 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी और 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। एक फेज में ही महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। ठीक 7 बजे यानी कि ठीक 1 घंटे बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। पोलिंग बूथों पर तमाम इंतजाम किए गए हैं और मुख्य मुकाबला यहां पर महायुति और एमवीए के बीच है। कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो इस चुनाव में दांव पर है, क्योंकि कई दिग्गज चुनावी मैदान में इस बार खड़े हैं। तो महाराष्ट्र की जनता के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 288 सीटों पर वोटिंग होगी और हम यही अपील कर रहे हैं कि सभी जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार के नतीजे क्या होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि हर चुनाव से महाराष्ट्र विधानसभा का ये चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों ये चुनाव खास है, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। महाराष्ट्र का चुनावी शोर, किस पार्टी का चलेगा जोर, ये तो राज्य के वोटर तय करेंगे। लेकिन हर चुनाव से ज्यादा महाराष्ट्र विधानसभा 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहला विधानसभा चुनाव है जब शिवसेना 2 धड़ों में बंटकर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ शिंदे गुट की शिवसेना है तो दूसरी तरफ उद्धव गुट की शिवसेना है। दोनों पार्टियों के लिए महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई असली और नकली शिवसेना की है। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना 2 धड़ों में लोकसभा चुनाव से पहले ही बंट चुकी है। सवाल असली और नकली का है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इसका फैसला भी कर दिया। लेकिन राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर हो रही वोटिंग इससे आगे पहुंच चुकी है। इसी नैरेटिव के साथ शिवसेना की फाइट है। क्यों उद्धव ठाकरे अपनी पहली ही रैली में मराठी अस्मिता का एजेंडा सेट करते हुए नजर आए थे, जब उन्होंने कहा था ये चुनाव प्रेम करने वालों और धोखा देने वालों के बीच का है। तो दूसरी तरफ एनसीपी की लड़ाई का भी वही स्टेज है जो शिवसेना का है। यहाँ भी चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के जनादेश ने यहाँ भी असली और नकली का फर्क समझा दिया था। अब सवाल ये है कि 288 विधानसभा सीटों वाले राज्य में चुनावी जंग के नतीजे क्या होंगे। इस पर पूरे देश की नजर है। तो देखिए, 288 सीटों पर वोटिंग अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी और सियासी जंग इस बार बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जो बड़े चेहरे हैं महायुति या फिर एमवीए के, वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको हम बता दें कि इस बार महाराष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजा है। चाहे हम उद्धव ठाकरे की बात कर लें, एकनाथ शिंदे की बात कर लें या फिर शरद पवार की बात कर लें, तमाम जो नेता हैं अलग अलग मंचों से महाराष्ट्र की अस्मिता की मुद्दा को उठाते हुए आए हैं और 288 सीटों पर अब से कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। नतीजे आएंगे 23 तारीख को। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है, क्योंकि कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की लड़ाई हर बार से इस बार दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस बार आक्रामक तरीके से तमाम पार्टियों की ओर से प्रचार किया गया है।
राज्य के कई दिग्गज नेता जैसे शरद पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। ये समझ पाना मुश्किल है कि ये पार्टी के लिए जंग है या फिर रिश्तेदारों से फाइट है। दिखाते हैं रिपोर्ट। चाहे कोई भी चुनाव हो, वंशवाद सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। चाहे कोई भी चुनाव हो, वंशवाद के बूते सियासदान अपनी राजनीति चमकाने से नहीं चूकते। ये भी वही सियासी लोग हैं जो वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का विरोधियों पर आरोप मढ़ते रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की लड़ाई बेहद रोचक बन गई है। कुछ सीटों पर भाइयों, रिश्तेदारों और पिता बच्चों के बीच मुकाबला है। एक निर्वाचन क्षेत्र में पति पत्नी के बीच फाइट है, जबकि एक दूसरे सीट पर चाचा भतीजा एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अगर कुछ हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो बारामती सीट से शरद पवार की एनसीपी से युगेंद्र पवार अपने चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। अजित पवार 7 बार बारामती विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और एक बार बारामती संसदीय सीट पर भी जीत हासिल की है। ये दूसरी बार है जब पवार खानदान के गढ़ बारामती में परिवार के बीच ही मुकाबला है। छत्रपति संभाजीनगर के कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव अपनी अलग रह रही पत्नी और शिवसेना उम्मीदवार संजना जाधव के खिलाफ मैदान में हैं। यानी महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी की लड़ाई के साथ रिश्तेदारों की भी लड़ाई है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के घर में भी परिवारवाद का बेहतरीन नमूना देखने को मिल रहा है। विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख लातूर शहर से मैदान में हैं, तो विलासराव के दूसरे बेटे धीरज देशमुख लातूर ग्रामीण से ताल ठोक रहे हैं। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे शिवसेना के टिकट पर मैदान में हैं, तो दूसरे बेटे नीलेश राणे बीजेपी के टिकट पर मुकाबले में हैं। ठाकरे परिवार के रिश्तेदार भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से दूर नहीं हैं। मुंबई में ठाकरे परिवार के सदस्य अलग सीटों से चुनावी मुकाबले में हैं। आदित्य ठाकरे वर्ली से मैदान में हैं, तो उनकी मौसी के बेटे वरुण सरदेसाई पार्टी की टिकट पर बांद्रा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आदित्य के चचेरे भाई और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे एमएनएस के टिकट पर माहिम सीट से मैदान में हैं। महाराष्ट्र चुनाव में वंशवाद कैसे फल फूल रहा है और आगे बढ़ रहा है, उसकी फहरिस्त काफी लंबी है। 2024 का महाराष्ट्र चुनाव परिवारवाद की रोचक लड़ाई का अखाड़ा बना हुआ है। चुनावी जंग में कहीं पति पत्नी, चाचा भतीजा तो किसी सीट पर भाई बहन ताल ठोक रहे हैं। और देखिए, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर अब से थोड़ी ही देर में वोट डाले जाएंगे। 15 अक्टूबर को चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों के वादे और दावे जनता के सामने आने लगे थे। इस दौरान यहां की फिजाओं में एक जो नारा है वो गूंजा, और एक नहीं कई नारे गूंजे। लेकिन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है महायुति और एमवीए, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति बीते 5 साल में किए गए कार्यों को लेकर चुनाव में उतरी। चुनावी साल में ही सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं, जिसे उसने चुनाव प्रचार के दौरान जनता के सामने रखा और उन्हें बुनाने की पूरी कोशिश की। आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन चुनाव में उतरी। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, मदरसा टीचर्स की वेतन बढ़ोतरी, साल में 3 मुफ्त सिलेंडर, मुंबई में हल्के वाहनों को टोल फ्री करना, ओबीसी के क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का मुद्दा, ये महायुति के प्रमुख मुद्दे रहे। वहीं महायुति ने ब्राह्मण, राजपूत और कुंभी जातियों को साधने की भी कोशिश की। ब्राह्मण और राजपूत समाज के कमजोर तबकों के लिए कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई और 3 कुंभी उपजातियों को ओबीसी में शामिल किया गया है। लड़की बहन योजना की चर्चा सीएम शिंदे से लेकर डिप्टी सीएम तक जोर शोर से अपने कार्यक्रमों में की। महाराष्ट्र के लिए एमवीए ने अपने घोषणा पत्र में 5 गारंटी दी और कहा ये पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होंगी। महालक्ष्मी स्कीम योजना में महिलाओं को 3000 रुपए हर महीना, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री, 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवा, नियमित कर्ज चुकाने पर किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन,
बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद और जातिगत जनगणना होगी। 50% आरक्षण की सीमा हटाएंगे। 23 नवंबर को मतगणना होगी और ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सत्ता की कमान इस बार किस गठबंधन के हाथ में आएगी, महायुति या महाविकास अघाड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, महायुति और महाविकास अघाड़ी, इन दोनों के बीच रोचक मुकाबला है। रिजल्ट के बाद ही समझ आता है, लेकिन इन सब के बीच देखिए, जैसा कि अश्विनी बता रहे थे, अजीत पवार साख की लड़ाई है, परिवार की लड़ाई है। और जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, साफ तौर पर पूछा था कि क्या आप एक बार मुड़ के फिर से शरद पवार के साथ महाविकास अघाड़ी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, कहा नहीं जाऊंगा। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा गेम चेंजर साबित होते हैं। और जिस तरह से उनके बोल इस वक्त महायुति से अलग नजर आ रहे हैं, वो खुलकर अब कहते हैं कि हमारे साथ की जो पार्टी है वो हिंदुत्ववादी जरूर है, लेकिन हम सेक्युलर है। इन सब के बीच तीसरी पीढ़ी, बाल साहब ठाकरे की जो तीसरी पीढ़ी है, दोनों ग्रैंडसन भी चुनावी मैदान में है। तो देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। तो देखिए, बिल्कुल देखना होगा कि बाजी कौन मारता है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और 23 तारीख को मतगणना है, जिसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र की जनता ने किसे चुना है। कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं। शरद पवार से लेकर अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें, देवेंद्र फडणवीस, सभी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 वजूद की लड़ाई पर आकर टिक गया है। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान जो नारे नेताओं की ओर से परोसे गए, उन्होंने जमीनी मुद्दे हवाई दिखाई दिए। रिपोर्ट दिखाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, गृह युद्ध। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए शुरू हुए घमासान में जमीनी मुद्दे हवा रहे और ये 4 शब्दों ने चुनावी चकल्लस बनकर इलेक्शन को हाईजैक कर लिया। योगी आदित्यनाथ के ब्रह्मास्त्र बटेंगे तो कटेंगे का इंपैक्ट इस कदर हाई रहा कि महाराष्ट्र चुनाव का पूरा फोकस वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर शिफ्ट हो गया था। हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाले बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में खुलकर खेला और महाराष्ट्र में जीत के लिए आतुर विपक्ष की मुस्लिम वोटों की लामबंदी पर जोरदार प्रहार किया था। औरंगाबाद में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में मुस्लिम समुदाय की एकतरफा वोटिंग के चलन को वोट जिहाद का नाम दे दिया, तो साथ ही इसके खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया था। महाराष्ट्र में शुरू हुए वोट जिहाद और धर्मयुद्ध की एंट्री की अहम वजह समझिए। दरअसल ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के उस पत्र ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को हिंदू बनाम मुस्लिम पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने उलेमा बोर्ड की जिन 17 शर्तों को माना, उनमें कुछ सीधे हिंदुओं और हिंदुत्व से जुड़ी थी। यही वजह रही कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर घमासान पूरी तरह हावी रहा। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख करीब आते आते जुबानी जंग भी तेज हो गई थी। पीएम मोदी ने एक रहोगे सेफ रहोगे का नारा दिया, तो संभाजीनगर में ओवैसी ने योगी और मोदी को जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, झारखंड में दूसरे चरण के लिए भी आज मतदान है। झारखंड की 38 सीटों पर आज वोटिंग होगी। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच मुकाबला होगा मुख्य, और पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो झारखंड में भी आज 38 सीटों पर वोटिंग है। आज दूसरे चरण का चुनाव है और अब से थोड़ी देर में वोटिंग की जो शुरुआत है वो भी हो जाएगी। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। पोलिंग बूथों पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो 38 सीटों पर आज झारखंड में चुनाव है और सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला है। कई दिग्गजों होगी और जो मुकाबला अब तक दिख रहा है, उस मुकाबले के अनुरूप वोटर्स किसके किस्मत का फैसला करते हैं वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो बिल्कुल ईवीएम में जो जनता का मूड है वो कैद हो जाएगा और 23 तारीख को मतगणना होगी।
झारखंड में दूसरे चरण के लिए आज मतदान है और अब से थोड़ी देर में पहले वोटिंग की तस्वीरें शुरुआत दिखाएंगे कि किस तरीके से इंतजाम तमाम किए जा चुके हैं। एसएसबी के जवानों से पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है और हर पल जवान जो है वो तैनात है। दूसरी तरफ अगर मॉक पोल की बात करें तो मॉक पोल की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और जिसका सीधे तौर पर वेब कास्टिंग के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है। हम वो सीसीटीवी दिखाएंगे जिसके जरिए वेब कास्टिंग की जा रही है और पूरी प्रक्रिया की निगरानी जो है वो रांची निर्वाचन कार्यालय के दफ्तर से की जा रही है। सर शुरू हो गया वेब कास्टिंग, क्या कुछ हो रहा है? मॉकपोल हो गया है। सर बोल पा रहे हैं मॉकपोल हो गया है। और वोटिंग की मॉकपोल हो चुका, क्या कुछ तैयारी? हाँ सर, मॉकपोल हो गया सर, अब सीलिंग की तैयारी चल रही है। और अभी एजेंट अभी आए हैं, मतलब मॉकपोल के द्वारा नहीं आए थे। अभी एजेंट से हम लोग सील वगैरह में सिग्नेचर करवा रहे हैं उनके सामने में, ऐसे उनके विजिलेंस उनके सामने में हम लोग सबको सीलिंग वगैरह करेंगे हम लोग। कितनी बार होता है ये मॉकपोल? मॉकपोल सर हम एक्चुअली क्या है सर, हम लोग मिनिमम कम से 50 करना है और मैक्सिमम 50 के ऊपर, मतलब मिनिमम 50 हम लोग करना है। मतलब ईवीएम ठीक है? ईवीएम ठीक है, सब सही है सर। ईवीएम ठीक है, मॉकपोल हो चुका है और जो अन्य प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इससे पहले एक और तस्वीर हम दिखाएंगे जो लोकतंत्र के महापर्व के लिए सुखद एहसास दिलाने वाला है। दरअसल अभी 6:30 भी नहीं बजे हैं, लेकिन जो मतदाता हैं उनकी जागरूकता इतनी कि मतदाता सवेरे से ही कतारबद्ध हो गए यहाँ पर। बस उन्हें इंतजार है कि कब 7 बजेगा और कब ये अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जो मतदाता है उनसे बात कर लेते हैं। अभी तो टाइम है, लेकिन इतने पहले आप लोग आ चुके? पहले मतदान, उसके बाद जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। हम लोग पोलिंग एजेंट है। हाँ, अच्छा, आप ना पोलिंग एजेंट है, आप लोग मतदाता हैं। आप ये बताइए, अभी 7 बजे से है, लेकिन इतनी जागरूकता कैसे? और इतना जागरूकता देखिए, हम लोग युवा है, हम लोग जागरूकता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इसीलिए कहा भी गया है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। कितना उत्साह? बहुत उत्साह है वोट को लेके, बहुत इसलिए हम लोग सुबह सुबह उठे हैं। कितना पोलिंग होगा यहाँ पर? बहुत भीड़ होता है, बहुत ज्यादा, कम से कम 100% होगा। हाँ 99%? हाँ 90% कोशिश तक होना चाहिए। 99% पोलिंग हो जाएगा। जैसे बहुत सभी को लेके आएंगे सबको, जैसे बूढ़ी घर के तमाम लोग भी आ जाएंगे। और एक बार फिर से इस पूरे परिसर की वो तस्वीर दिखा दें कि तमाम वोटर्स हैं वो सवेरे ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस उन्हें इंतजार है उस वक्त का जब वोटिंग शुरू होगी यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण में जो 38 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, उन 38 सीटों में से एक चंदन क्यारी की सीट है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जो है वो यहाँ पर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। पहले से वो विधायक रहे हैं और उनका मुकाबला सीधे तौर पर उमाकांत रजक से है, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो इस तरीके से 38 सीटों पर मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प है और आज झारखंड के दूसरे फेज में 38 सीटों पर मतदान जो है वो किए जा रहे हैं। जी तो बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी कमरान बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और सबसे सुखद तस्वीर ये कि अभी देखिए 6:30 भी नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो अब धीरे धीरे दिखने लगी है। यानी कि लोग वहां के जागरूक हैं और हम यही अपील कर रहे हैं कि जितनी भी जनता है वो अपने घरों से बाहर निकले, थोड़ा वक्त निकाले और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाए। 38 सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग होनी है। बात करें तो मतदान केंद्र पे अब तक पोलिंग एजेंट की मौजूदगी नहीं है, लेकिन ये जो मतदान कर्मी है वो अपने तरीके से गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन का होता है उसके अनुरूप काम करते हैं और इसीलिए मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है। मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उसके बाद तमाम मुकम्मल तैयारियों के बाद जो है फाइनल वोटिंग की तैयारी शुरू हो जाती है और वो 7 बजे से होगी। बहुत संभव है कि यहाँ भी अच्छी कतार वोटर्स की देखने को मिलेगी। जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे और मतदान करेंगे। तो बिल्कुल वोटर्स वहां पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लगातार इलेक्शन कमीशन की ओर से भी अपील की जा रही है, जागरूकता की फैलाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि लोग इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। प्रतिष्ठा
जो है वो साख पर है। और सीधे तौर पर अगर बोकारो जिले की सीट की बात करें तो बोकारो में चंदन क्यारी का सीट आता है, बोकारो की सीट आती है, बेरमो का सीट आता है। सीधे तौर पर मुकाबला दिलचस्प है और तमाम प्रत्याशियों के फेवर में या फिर यूं कहें कि प्रत्याशियों के पक्ष में दिग्गजों ने जो कि स्टार प्रचारक रहे हैं इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन के, वो यहां पर पहुंचे थे और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों पर यानी जिस भी प्रत्याशी का जो सब विधानसभा है वहां उन क्षेत्रों पर जाने के बाद लगातार अपील की गई लोगों से, विभिन्न मुद्दों की गूंज भी यहां पर सुनाई पड़ी। हालांकि दूसरे फेज से पहले ही यानी पहले फेज से जब कैंपेनिंग शुरू हुई थी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा था, उसके बाद बटोगे तो कटोगे के नारे जो है वो उठते नजर आए और तमाम लोगों को ये एनडीए गठबंधन को ये उम्मीद है कि एक बार सरकार उनकी बन रही है, यानी वर्तमान सरकार को हटाने के बाद एनडीए अपनी सरकार यहां पर बनाती नजर आएगी। जबकि इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि जो नारा दिया जा रहा है कि एक बार फिर से हेमंत सरकार बनने जा रही है, तो तमाम दावे हैं, वायदे किए जा चुके हैं कि अगर सरकार में कोई भी आता है तो किस तरीके से योजनाओं का लाभ लोगों को देगा। लेकिन इसी बीच वायदों पर कितना भरोसा जनता ने किया है ये तो आज पता चलेगा, क्योंकि आज तमाम प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 23 नवंबर को जब पिटारा खुलेगा तो फैसला होगा कि आखिर कौन से प्रत्याशी की किस्मत का फैसला किस मतदाता ने किसे अपना प्रतिनिधि दिया है, तो साफ तौर पर सरकार किसकी बन रही है, तमाम चीजों का खुलासा 23 नवंबर को होगा। फिलहाल हम अभी जिस बूथ पर मौजूद हैं उसमें उत्साह है, मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, 7 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मतदाताओं का रुझान या फिर यूं कहें कि मतदाताओं की जागरूकता साफ तौर पर देखी जा रही है। अभी से ही लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल बोकारो से ये तस्वीरें हम जो हमारे सहयोगी हैं वो दिखा रहे थे कि जहां पर पोलिंग बूथों पर अभी से ही जो मतदाता हैं वो कतार में खड़े होकर पोलिंग का इंतजार कर रहे हैं और चूंकि वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है उनकी ओर से 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला है इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच।